Good morning, students. Myself Tanuja. I welcome to all students in Sunrise Public School बांसुर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से लिया गया है। देखते हैं चैप्टर। सारे गांव में मुझे बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक जो थे उनको अपने मामा के गांव में सबसे अच्छा आदमी बदलू लगता था, क्योंकि वो उनको लाख का काम करता था और वो उनको बदले में उसे लाख की छोटी छोटी बहुत सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। और यही कारण था कि जो लेखक थे कामतानाथ, वो अपने मामा के गांव में जाने का चाव करते थे, खुश होते थे। और जब वो वहाँ से लौटते थे अपने मामा के यहाँ से, तो उनके पास में बहुत सारी गोलियां होती थी छोटी छोटी, जिनमें जो कि रंग बिरंगी होती थी और सभी बच्चों को आकर्षित करती थी। वैसे तो मेरे मामा का गांव होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। लेकिन उस समय बहुत छोटे थे, तो गांव के जो सभी लोग बच्चे थे, सभी लोग थे, वो बदलू को बदलू काका कहा करते थे। तो उनको देखकर ही जो लेखक थे वो भी बदलू को बदलू मामा कहने की बजाय बदलू काका ही कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। सहन होता है आंगन। बदलू का जो घर था वो थोड़े से ऊंचाई पर था, और उसके ऊंचाई पर थोड़े से घर से थोड़ा आगे उसके आंगन में एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4 से 6 विभिन्न प्रकार की बेलना नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। बेलनाकार मुंगेरियां होती हैं, बेलन की तरह थोड़ी सी मोटी होती हैं, और लकड़ी की लंबी लंबी लकड़ियां होती हैं, जो कि आगे से कुछ पतली होती हैं, पीछे से मोटी होती हैं। उनके ऊपर उस लाख की जो सलाख की जैसे पतली पतली लाख सलाख के समान पतला पतला करके चूड़ी का आकार देता है बदलू लाख को, उसको उस मुंगेरी पर लपेट कर उसे चूड़ी का आकार देता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। स्टूडेंट्स, मचिया होता है एक छोटी सी पीड़ा जिसे हम गांव में बोलते हैं। हमारी जो दादियाँ वगैरह होती हैं उनके पास में एक छोटी सी चौकी टाइप होता है, जिसके ऊपर बैठकर वो काम किया करता है, उसे बोलते हैं मचिया, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ देर के लिए चुपचाप देखता रहता। इसलिए देखता था कि वो अपनी चूड़ियों को बनाकर उस बेलन पर जब देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि ये बेलन नहीं है, बल्कि किसी औरत की, जिसकी अभी शादी हुई है, उसकी कलाई है। मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार होता है चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब उसको विरासत में अपने पूर्वजों से मिला हुआ था, और पेशा होता है उसका व्यवसाय। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों
की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। अर्थात वस्तु विनिमय का अर्थ ये होता है कि अपना सामान देने के बजाय या कोई भी सामान लेने के बजाय हम पैसे ना देकर उसके बदले में कोई और वस्तु दें, वो होता है वस्तु विनिमय। जो बदलू किया करता था, बदलू अपनी चूड़ियों के बदले में पैसे नहीं लेता था, बल्कि गांव के लोग अनाज देकर जाते थे और वो चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता मतलब उसको ईर्ष्या होती, उसे बहुत ही जलन होती थी। और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोचने आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो रोज मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार में ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले का अर्थ होता है बहुत कम, किसी किसी के हाथ में। अब लेखक जो थे वो ये बता रहे हैं कि मेरे पिताजी की जो बदली थी वो कुछ समय बाद में दूर के शहर में हो गई थी और मैं अपने मामा के गांव नहीं जा पाया था। जब 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो मैं बहुत बड़ा हो चुका था और बड़ा होने के बाद में जो बचपन में जो मेरी रुचियाँ थी वो रुचियाँ मेरी बदल गई। जो मुझे लाख की गोलियाँ जो अच्छी लगती थी वो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं और मुझे वहीं गांव में होते हुए भी मुझे बदलू की याद भी नहीं है और मैं उससे मिलने के लिए नहीं गया। और गांव में भी इतना परिवर्तन आ गया कि जो लोग पहले हमेशा लाख की चूड़ियाँ स्त्रियाँ पहना करती थी उन सभी के हाथों में अब
कांच की चूड़ियां हैं, बहुत ही कम स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहना करती हैं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना अर्थ होता है देखना। मैं हूँ जनार्दन काका, लेखक ने अपना परिचय दिया। मैं हूँ जनार्दन, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल यानी कि अपनी यादों पर, अपनी यादों के पर्दे पर। और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अवस्था मतलब आयु, और ढल चुका था अर्थात कमजोर हो गया था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। शंका भांपना मतलब मेरे मन की जो बात थी वो जान ली। और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। उन्होंने बोला कि मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी अर्थात ऋतु जब मौसम बदलता है उसके साथ में जब कोई कुछ चेंजेस होते हैं मौसम में, उन्हीं चेंजेस के साथ में मुझे खांसी हो जाती है। तो बस ये वही है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा अर्थात दुख। मैं सोचता रहा, देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। स्टूडेंट्स, मशीन युग होता है जब मशीनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और मजदूर जो कि हाथ से काम करते हैं उनका काम कम हो जाता है, उसे बोलते हैं मशीन युग। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर मतलब खुश होकर। और अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, मुखातिब मतलब देखकर, बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था।
गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। डलिया होती है एक टोकरी। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत मतलब टाइम, समय, और 4 गुने मतलब इसका 4 गुना। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब रही थी मतलब अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी की विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। कहने का अर्थ ये है कि जैसे कांच की चूड़ियाँ बहुत आसानी से जल्दी से टूट जाती हैं, उस प्रकार बदलू जो था उसका व्यक्तित्व, उसका जो व्यक्तित्व था या बदलू जो थे उनका जो व्यवहार था वो नहीं बदला। मतलब कि जब जमींदार साहब की बेटी की शादी पर उन्होंने 10 आने जब वो दे रहे थे और उनको ज़्यादा चाहिए था बदलू को, तो बदलू ने वो 10 आने नहीं लिए और अपना चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हमें मेन ये बताया गया है कि मशीन युग जब आया है तो उससे हमारे जो गांव के जो लोग हैं जो हाथ से काम करते हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्हें कितना नुकसान हुआ है, यही हमें स्पष्ट रूप से इस कहानी में बताया है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि गांव के लोग जो होते हैं उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। वो अपनी इज्जत के लिए, अपने सामान के लिए कितने, अपने सामान के लिए जो एक बार तय कर लेते हैं वही वो लेकर रहते हैं। जैसे कि बदलू थे, बदलू ने जमींदार साहब की बेटी की विवाह पर जब 10 आने वो दे रहे थे, जमींदार साहब वो 10 आने नहीं लिए थे और अपनी चूड़ियों का जोड़ा उन्हें नहीं देकर ये कह दिया कि आप बाज़ार से ले आइए। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। एंड परचेज योर बुक्स एक्स वाई जेड सूट पॉसिबल। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। गुड डे एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।